माय नेम इज़ राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज पेपर वर्क का दूसरा हिस्सा या यूँ कहें तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बेसिक फिजिक्स का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सभी बातों को इस चैनल के ज़रिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो पिछले भाग में मैंने पहला पेपर यानी कि 2 पेजेस मैंने जो है वो कंप्लीट किए थे। तो आई होप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट जो है वो रेडी होंगे पेन पेपर लेके। तो फिर से वही 3-4 पेजेस ले लीजिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं अब आगे के पॉइंट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तीसरा पेज मैं आपके सामने जो है वो पेश करना चाहता हूँ। पहला स्टेटमेंट, तो ये क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कैमरा, मैं असल में जो है वो नॉस्टैल्जिक कैमरा की बात कर रहा हूँ, जो पहले के ज़माने में, जो अभी क्या चल रहा है, डिजिटल कैमरा का ज़माना चल रहा है। डायरेक्टली फ़ोटो खींचो, यूएसबी से जो है वो फाइल से इधर से उधर करो। लेकिन 90s के ज़माने में या 90s के पहले के ज़माने में रील कैमरे जो है वो चलते थे। तो उस पर जो है वो आई रेटिना जो है वो कौन काम करता है, कौन सा कैमरे का पार्ट जो है वो आई रेटिना की तरह जो है वो काम करता है? इसका आंसर होगा रील, या फिर फिल्म की अगर मैं बात करूँ। फिल्म भी बोलते हैं या तो उसको रील भी बोलते हैं। वो रील्स है, वो पूरा का पूरा क्या लेंस से पूरी की पूरी इमेजेस जो है वो एक बहुत बड़ा सा फ्लैश से खींच करके लाइट को उसने जो है वो रील में कैप्चर कर लिया, रील के एक फ्रेम में जो है वो कैप्चर कर लिया। फिर उस फ्रेम को नेगेटिव, ये फ्रेम जो है आपकी नेगेटिव कहलाती है। अब उस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? रेड, आपको जो है वो क्या चाहिए? रेड लाइट चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो मतलब धुलवाना है, तब जाके वो जो है वो एक अच्छा से जो है वो चकाचक प्रिंट बन के जो है वो सामने आती है आजकल। और वो जो चीज़ रहती थी वो 16:9 के जो है वो एक फ़ोटो फ्रेम में जो है वो बन के तैयार हो जाती थी। अगर उसका डायमेंशन अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में तो क्या है कि कोई भी फ़ोटो खींचो तो किसी भी डायमेंशन में भी आ सकती है, या तो 16:9 में एट प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं, या तो 4:3 में भी पहले चलता था। पहले के प्रेजेंटेशंस जब बनते थे, ऑफिस के प्रेजेंटेशन जो बनते हैं वो 4:3 में बनते, और 1:1 में इंस्टाग्राम की फ़ोटो जो वेबसाइट रहती है उसमें जो आप फ़ोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। हालांकि उसमें इंस्टाग्राम में जो है वो किसी भी में रहती है, या तो 16:9 में पूरा का पूरा आप दिखाएं, या तो 1:1 में आप जो है वो दिखाएं, या तो 4:3 में आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। वैसे इंस्टाग्राम में अगर देखा जाए तो 1:1 में चलता है ज़्यादातर। तो खैर, ये तो अपनी वेबसाइट की बात है फ़ोटो फ्रेम की। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ ये इस स्टेटमेंट को जो है वो नोट कर लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट में आता हूँ, न्यूक्लियर फिजन फिनोमिना इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। सही भी है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन इज द फिनोमिना इज यूज्ड इन द हाइड्रोजन बॉम्ब। प्लीज़ इस पॉइंट को जो है आप हाईलाइट करके लिखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि पेंसिल से मैंने कुछ लिखा है फिजन का, और मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपके सामने। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट करना, अलग अलग करना। चेन रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद जो है वो स्प्लिट होता जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इसी चीज़ पे जो है वो काम करती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब जो कहलाता है वो कंबाइन कहलाता है। ध्यान से सुनिए एक बात, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग और फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइनिंग। इस बात को जो है वो आप ज़रूर नोट कीजिए। ये इस चीज़ को जो है वो जो नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है, चैप्टर 12 न्यूक्लियर फिजिक्स, मैं उस पर जो है ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल जो है वो जस्ट स्टेटमेंट ये नोट कर लीजिए, और उसके नीचे भी एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सन और अदर स्टार इज़ द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, सुनने में तो ये अजीब लगता है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन में आता है, लेकिन क्या है कि सूरज की किरणें जो है वो निकलती है, तो उसमें से कुछ किरणें निकल रही, तो आपको ये नहीं लगता कि ये फ्यूजन प्रोसेस है? वैसे तो मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन मैं जब गूगल सर्च किया तो उसमें वाकई में फ्यूजन प्रोसेस जो है वो रहता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, असल में ये गूगल सर्च कहेगा कि ये चीज़ जो है फ्यूजन प्रोसेस होती है। खैर, इसको ध्यान रखिएगा कि ये एनर्जी जो सूरज से जो रिलीज़ हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के कारण हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, विबज्योर का डायग्राम ये जो देख रहे हैं, ये जो एक्स रे, ये थोड़ा बहुत मैंने जो है वो बनाया है, एक्स रे, यूवी रे, फिर उसके बाद जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, फिर इंफ्रारेड रेज आती है, फिर माइक्रोवेव्स आती है, फिर इसके बाद जो है वो राइट हैंड साइड में जो रेडियो वेव्स जो है वो आती है।
तो ये जो मैं आपके सामने ये स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ, इसे मैंने लाइट पार्ट 1 और लाइट पार्ट 2 में, स्पेशली लाइट पार्ट 2 में मैंने जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसके नीचे देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एक एरो मैंने लगाया है यहाँ पर। मोस्ट एविएशन जो है वो वी से लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना भी है वो सबसे ज़्यादा डिविएट करती है, और जो आर से इस तरफ वाला जो है, आर से राइट हैंड साइड वाला जो चीज़ है वो जो है वो कम डिविएट करती है। कम डिविएट करने का मतलब ही यही है कि रेड लेजर्स और ग्रीन लेजर्स जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, और मोस्ट एविएशन जो है वो वॉयलेट कलर की जो है वो सबसे ज़्यादा डिविएट होती है। वॉयलेट कलर की चीज़ों का से लेफ्ट हैंड वालों की चीज़ का फ़ायदा ये होती है ज़्यादा डिविएट होने का, कि उस चीज़ को आप जो है वो किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई एंड में वो सारी चीज़ें आपको जो है वो आँखों से, आपकी भीनी आँखों से जो अगर माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो वो जो चीज़ है वो आपको दिखाई देगी। उसके नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है, लेफ़्ट से राइट पर जाएंगे तो वेवलेंथ ऑफ द कलर लाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। और करेस्पॉन्डिंगली अगर जैसे मान लो वेवलेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो उसका एनर्जी का लेवल भी जो है वो कम होता जाएगा। E इज इक्वल टू एच म्यू, आइंस्टाइन रिलेशन, और C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा या C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये क्या होते हैं, इसे मैंने लाइट चैप्टर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ उसे ज़रूर विजिट करें। सो आई होप आपने जो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लिया होगा। हो सके तो इस डायग्राम को भी नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ जो है वो आपके कंपटीशन में बहुत काम आएगी। और हो सके तो इसका डायग्राम जो है वो अपने शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए। क्या नोट करना है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली चीज़। हो सके तो आप शॉर्ट नोट में जो है वो तो थोड़ा बहुत ये डायग्राम को बना लीजिए, वेवलेंथ बना लीजिए, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या कम हो रहा है क्या ज़्यादा हो रहा है ये बना दीजिए। वो चीज़ जो है वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। चलिए अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं जो मैंने ये देखिए मैंने क्या लिखा है। अगला स्टेटमेंट, द रेडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज अ रेडियो वेव। रेडार का मतलब क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द टीवी रिमोट कंट्रोल टू ऑपरेट द टीवी। जो आपका रिमोट कंट्रोल जो रहता है ना, वो उसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स आपकी जो है वो फेंकता है। वो दिखाई नहीं देती है पर वो असल में जो है वो आपकी टीवी जो है वो फील करता है। रेडियो सिग्नल अगर मान लीजिए आपने रिमोट से भेजा, बटन दबाया, तो वो टीवी क्या करता है, वॉल्यूम अप डाउन करता है या चैनल को चेंज करता है, या आप उसका जो है वो मेनू खोलते हैं। आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गई है, आप तो एक बटन दबा के ही आप जो है वो नेटफ्लिक्स देखते हैं या फिर यूट्यूब की वीडियो जो एट प्रेजेंट आप मेरी देख रहे हैं, तो वो चीज़ आप जो है वो कर सकते हैं। अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, बट इन द सोनार इनसाइड द सबमरीन इन वाटर वी आर यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार का मतलब कहलाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस चीज़ को मैंने जो है वो साउंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, और उसमें एक डायग्राम देखिए जो मैंने बनाया है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज एज इट इज़। मैंने साउंड पार्ट 2 में मैंने जो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो उसके नीचे लिखा हुआ है, अगला स्टेटमेंट है, आप नोट कीजिए। अ मूविंग चार्ज विल क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज के मूव होने से, चार्ज अगर जैसे मान लो स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज अगर मान लीजिए मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। दैट इज़ वाई ये चीज़ जो है कंबाइनली ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस पॉइंट को भी आप जो है वो ज़रूर नोट कीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो है वो मैं अगले पेज में मैं जो है वो बता रहा हूँ, पेज नंबर 4। नाइक्रोम वायर इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज इट having the high resistance and it having the high melting point and it can resist a current up to approx 5 ampere. yes, नाइक्रोम जो है वो किस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल हीटर में यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा खाना बनता है बट उसमें बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। बट वो जो है वो भले ही वो ठीक है कि हीट अच्छे से होता है, लेकिन वो नोटिस करना कि उसकी लाइफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। वो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण वो जो है वो इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता। भले वो हीट होता हो लेकिन वो इतनी आसानी से जो है वो मेल्ट नहीं होता है। मेल्ट होने के लिए जो है वो उसकी लाइफ जो है वो किल होती रहती है, साल 2 साल 3 साल। और इसलिए जो है वो मार्केट में इसके कॉइल्स भी जो है वो अच्छे से मिलते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेटमेंट जो मैंने दिखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
बट अभी जो जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई बुक्स अभी भी या फिर इंटरनेट एविडेंस के अकॉर्डिंग कुल मिला के आज की डेट में 6 हो गए हैं। वो 6 के नाम बता देता हूँ मैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट और चेन मेल्टिंग स्टेट। ये जो है वो 6 होते हैं। लेकिन बुक्स के हिसाब से, एक आम आदमी के हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो होते हैं। इन्हीं 3 स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर मैं जो है ये जनरल नॉलेज आपके सामने जो है वो पेश करूँगा। सो फिर भी ये नोट कर लीजिए कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन इंटरनेट एविडेंसेस के हिसाब से जो है वो 6 एट प्रेजेंट जो है वो मौजूद है। अगला स्टेटमेंट देखिए, ठीक है। इफ़ अ रेफ्रिजरेटर इन द वर्किंग कंडीशन इज केप्ट इन अ रूम देन द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज। अगर जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मैं आपके घर में अगर जैसे मान लीजिए फ्रिज है, फ्रिज का अगर जैसे मान लीजिए दरवाज़ा खुला रखा, किचन का दरवाज़ा अगर जैसे मान लीजिए बंद है, किचन जो है वो एक रूम रहता है, लेकिन वो रूम जो है वो ठंडा ना होने की वजह क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। क्योंकि वो जो रेफ्रिजरेटर का जो कंडेंसर जो रहता है, जो कंप्रेसर जो रहता है, वो एक फिक्स दायरे पर जो है वो उसकी जो है वो वेव्स जो है वो आपकी फेंकता है। पूरे के पूरे रूम को ठंडा नहीं कर देगा, उल्टा आपका फ्रिज जो है वो बिगड़ जाएगा। या फ्रिज जो है वो आज के डेट पे जो है वो बंद ही हो जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन बिगड़ता नहीं है क्योंकि उसमें कई सारे थर्मिस्टर सेंसर्स जो है वो लगे हुए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं। आजकल क्या होता है, अलर्ट कर दिया जाता है, वो अलार्म बजता है फ्रिज में कि प्लीज़ फ्रिज का दरवाज़ा जो है वो खुला है, आप उसे बंद कर दीजिए। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और आई होप कि आप जो है वो इस पॉइंट को लिख रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हूँ। वाई चोक इज़ यूज्ड इन द ट्यूबलाइट। चोक जो है वो ट्यूबलाइट में यूज़ किया जाता है। आज की डेट में तो चोक यूज़ नहीं होता क्योंकि आज उसकी जगह जो है वो LED लाइट्स जो है वो ले लिए हैं। पर पहले जो है वो जो ट्यूबलाइट्स जो आज भी यूज़ होता है, आज की डेट में भी स्टिल वो ट्यूबलाइट्स जो है वो बिक रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको डिस्कस कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है तो मेरा तो है ही, तो ये तो यूज़ कर रहा हूँ। तो क्यों यूज़ किया जाता है? टू रिड्यूस द करंट इन द AC सर्किट। जो AC सर्किट में जो करंट है, क्योंकि उसको क्या करें, एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ती है। वो जो ट्यूब रॉड जो रहती है उसके अंदर के गैस को आयोनाइज करने के लिए। चोक को कभी भी जो है वो रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, ठीक है। चोक जो है वो रेक्टिफायर नहीं होता है, ध्यान रखना। और आयोनाइज गैस के लिए जो है वो मतलब एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज नहीं, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज। हालांकि बोल सकते हैं कि ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा भी रहता है, लेकिन एक कंट्रोल्ड अमाउंट पर। सो आई होप ये रेड में जो लिखा है आपको समझ में आ गया और आप इसे नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एट व्हाट टेम्परेचर अ बॉडी विल नॉट रेडिएट एनी हीट एनर्जी। आपकी जो बॉडी रहती है वो कौन से टेम्परेचर पर जो है वो हीट जो है वो जनरेट नहीं करती या फिर एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं करती। 0 डिग्री केल्विन पर जो है वो जनरेट नहीं करती। ध्यान रखिए, मैंने 0 डिग्री केल्विन कहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहा है मैंने, या 0 डिग्री सेल्सियस मैंने नहीं कहा है। असल में वो जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो कोई भी एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं करती है। 0 डिग्री केल्विन पर अगर बॉडी अगर आपकी पहुंच जाती है तो वो कोई भी एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं करती। पार्सेक इज़ ए यूनिट, चाहे वो पार्सेक हो या लाइट ईयर हो। पार्सेक और लाइट ईयर, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ द टाइम, इट इज़ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। इससे ये यूनिट ये जो पार्सेक और लाइट ईयर जो लिखा हूँ, ये एक डिस्टेंस की यूनिट्स है। और उसके नीचे देखिए, ओडोमीटर इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस। ओडोमीटर को जो है वो डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Burns caused by the steam is much severe than those caused by the boiling water because steam has a latent heat. Latent heat के बारे में मैंने जो है वो हीट चैप्टर में मैंने जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका एक सेपरेट मैंने चैप्टर भी बनाया है, लेटेंट हीट वर्सेस स्पेसिफिक हीट। आप उस वीडियो को विजिट ज़रूर करें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, आप उसे ज़रूर विजिट करें। सो दैट्स ऑल फॉर द पेज नंबर 2। दैट इज़ मैंने अब तक जो है वो 4 पेजेस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप इसे जो है आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आई हैड कम्प्लीटेड द 4 पेजेस अप टिल नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो मिली होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरी रीच बढ़ाने के लिए, और इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वाज राहुल रगारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।